हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 8 की हिंदी आधुनिक हिंदी व्याकरण का पाठ 5, जिसका नाम है शब्द व्यवस्था। वास्तव में हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि शब्द क्या होता है। शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होती है। कोई भी वर्ण समूह तभी शब्द कहलाता है जब वह कोई अर्थ अभिव्यक्त करता है। शब्दों की दृष्टि से हिंदी भाषा बहुत समृद्ध भाषा मानी गई है। हिंदी की विशाल परंपरा और लंबे इतिहास में अनेकों विकास क्रम छिपे हैं। हिंदी शब्द भंडार को हम 4 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जो हिंदी भाषा है वैसे तो बहुत प्राचीनतम भाषा है, और प्राचीनतम भाषा होने के कारण इसमें अलग अलग स्थानों के शब्द आते गए और इसका विस्तार होता गया। तो उसके आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा व्याकरणीकरण के प्रयोग के आधार पर। तो 4 आधारों में पहला है स्रोत। स्रोत के आधार पर शब्द व्यवस्था को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा विदेशी शब्द और चौथा देशज शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसी के समान या ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में आ जाते हैं। मतलब कैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में आ जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, वृक्ष, पक्षी, रात्रि, चंद्रमा, शिक्षा, दुग्ध, दधि आदि। तो ये हैं हमारे तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्दों का रूप अपने उद्गम संस्कृत शब्द से भिन्न होते हुए भी मिलता जुलता है। मतलब जो संस्कृत के शब्द थे उनका अर्थ या उनसे मिलता जुलता रूप तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे सूर्य तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द सूरज हो गया। अग्नि तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव आग हो गया। वृक्ष का पेड़ हो गया, पक्षी का पंछी हो गया, रात्रि का रात हो गया, चंद्रमा का चांद हो गया, शिक्षा का सीख हो गया, दुग्ध का दूध और दधि का दही आदि। तो इस प्रकार जब संस्कृत शब्द के शब्द सीधे हिंदी भाषा में आ जाएं तो वो तत्सम शब्द होंगे, और जब उनके अर्थ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाएं तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि हमने कुछ तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों को देखा, यहाँ पर कुछ और तत्सम और तद्भव शब्दों की श्रृंखला दी गई है। जैसे अमूल्य अमोल, अर्ध आधा, आम्र आम, अक्षी आँख, ओष्ठ ओंठ, जिह्वा जीभ, पृष्ठ पीठ, स्वर्ग स्वर्ण सोना, प्रस्तर पत्थर, कर्ण कान, पत्र पत्ता, कुपुत्र कुपूत, कोकिल कोयल, ग्राम गाँव, दंत दांत, सत्य सच, हस्त हाथ, दधि दही, कर्पूर कपूर, कर्म काम, मुख मुँह, क्षेत्र खेत,
पुत्र पूत, सर्प सांप, काष्ठ काठ, ग्रह घर, चंद्रमा चांद। तो ये तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्दों का प्रयोग था। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रकार, जो कि है विदेशी शब्दों का। हिंदी में अपनी उदार प्रकृति के कारण कुछ ऐसे शब्द अपना लिए जो भारत से बाहर की भाषाओं को हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि आए हैं ये, इसलिए हम इन्हें आगत शब्द कहते हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत पर समय समय पर विदेशियों द्वारा आक्रमण होते रहे। भारत की संस्कृति और समृद्धि की देख ये आक्रमणकारी इसी भूमि पर रच बस गए। ये आक्रमणकारी अपने साथ अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषाएं लाए, जो भारत की संस्कृति से मिलकर एक हो गई। मतलब क्या हुआ कि ये लोग आए तो थे हमारे यहाँ आक्रमण करने के लिए, लेकिन फिर वो यहीं पर बस गए और उन्होंने अपनी भाषाओं को प्रयोग करना शुरू किया और बाद में ये भाषाएं जो हैं हमारी हिंदी भाषा में आकर मिल गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अरबी शब्द आए अखबार, अदालत, अल्लाह, अस्तबल, आईना, इत्र, इंतजार, इंसाफ, इम्तहान, इशारा, इस्तीफ़ा, इनाम, औरत, करामात, कत्ल, कसम, कसाई, कागज, कानून, किताब। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे अरबी भाषा के शब्द मस्जिद, माफ़, शिकायत, शैतान, सलाह, मुहल्ला, फ़ौरन, ये अरबी भाषा के शब्द थे। इसके बाद जब फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए तो फ्रांसीसी शब्दों का भी उपयोग होना चालू हुआ, जैसे बुलबुल, नमूना, खून, खुशामद, तंग, शादी, शिकार, दरवाज़ा, बुनियाद, ये हमारे फ़ारसी शब्द हैं। और सिफारिश, सितार, सुरमा, पर्दा, ये पूरे फ़ारसी के शब्द हैं। फिर अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द आए, जैसे आइसक्रीम, ऑर्डर, कमिश्नर, कॉपी, टिकट, डेस्क, ड्राइवर, पुलिस, बेंच, बूट, यूनिवर्सिटी, रबड़, रीडर, लॉटरी, हॉल, हीटर, हेडमास्टर आदि। तो अंग्रेजी के महीनों के नाम भी हमने इसी प्रकार से सीखे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुछ पुर्तगाली भी हमारे भारतवर्ष में आए थे, तो उनके शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर बहुत अधिक हुआ, जैसे आलपिन, अलमारी, बाल्टी, संतरा, कप्तान, कमरा, गोदाम, चाबी, ये सभी क्या हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के भी शब्द आए, जैसे उर्दू, कुर्ता, कैंची, बारूद, बीवी, बेगम। तो ये तुर्की भाषा के शब्द थे। फ्रांसीसी भाषा के भी कुछ शब्द आए, जैसे काजू, कारतूस, अंग्रेज़। जापानी शब्द आया रिक्शा, चीनी शब्द आया चाय,
लीची। तो ये शब्द थे विदेशी शब्द। इसके बाद देशज शब्द यानी देश में उत्पन्न होने वाले शब्द, जो ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इनके उद्गम का कोई स्रोत नहीं होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए झटपट, फुफकारना, झटपटाना, चमचमाना, भिंडी, तोरी, इडली, सांभर, टांग, तेंदुआ, डिबिया, खिचड़ी, खसरा, ठेठ, चंट आदि। तो ये थे हमारे स्रोत के आधार पर शब्द। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो जिस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर 4 शब्द व्यवस्था देखी, उसी प्रकार अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार से शब्द व्यवस्था बनाई गई है। जैसे पहला है पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो पर्यायवाची होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरार्थक या विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। कोई भी 2 शब्द कभी एक दूसरे के पूर्णतः पर्याय नहीं हो सकते हैं। संदर्भ, विषय और प्रसंग के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ बदलता जाता है। जैसे आकाश शब्द के पर्याय हैं गगन, व्योम, अंबर, शून्य आदि। अब गगन, व्योम, अंबर, शून्य आदि को हम किस तरह से प्रसंग के आधार पर इनका अर्थ बदलता है। जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है, गगन में सूर्य चमक रहा है, शून्य में सूर्य चमक रहा है। तो आकाश में सूर्य चमक रहा है तो सही है, गगन में सूर्य चमक रहा है ये भी सही है, परंतु जो शून्य में सूर्य चमक रहा है यह वाक्य गलत है। अतः ऐसे स्थान पर शून्य का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से आप देखते हैं एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ विषय, प्रसंग और संदर्भ के अनुसार बदलते नहीं हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अस्त्र, अपराध, अधम, उत्तम, कलंक, स्वागत, शस्त्र, ये इनके अर्थ मित्र, ऋषि, सेवक, इनके अर्थ बदलते नहीं हैं, इसीलिए हम इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका विषय और प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग हो जाए, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अवकाश यानी बीच का समय भी होता है, छुट्टी भी होता है और फुर्सत भी होता है। वैसे ही आम एक फल का नाम है। हम कहते हैंगे आम बहुत मीठा है, तुम बहुत आम आदमी हो, तुम बहुत आम आदमी हो, मामूली आदमी हो। और आम आदमी के पास बहुत पैसा नहीं होता है ना, सामान्य आदमी के पास बहुत पैसा नहीं होता। इसी प्रकार से कर यानी क्या होता है, जो टैक्स हम लोग देते हैं, भवन कर, भूमि कर। दूसरा हम कहते हैं ए राजू काम कर, राजू काम कर यानी कि किसी कार्य को करना। और जो हम हाथ, उसने सरस्वती के कर में वीणा है। तो इस तरह से शब्द के अनेक अर्थ अनेक स्थानों और प्रसंगों के आधार पर बदल जाते हैं। तीर यानी बाण, नदी का किनारा, तट आदि। तो जब एक समय और प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ बदलते हैं तो हम उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं।
इसके बाद है विपरार्थक अथवा विलोम शब्द। जब किन्हीं शब्दों के अर्थ उल्टे हों या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हों तो उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अनुकूल का प्रतिकूल, निर्बल का सबल, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, दुर्जन का सज्जन, आस्तिक का नास्तिक, उन्नति का ह्रास आदि। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द व्यवस्था। रचना के आधार पर शब्द व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैंगे? रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। रूढ़ यानी संपूर्ण शब्द जिन्हें हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, जैसे रात, शिविर, सेना, घर, मीठा आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें अन्य शब्दांश जुड़े हुए होते हैं। यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं? उसमें मूल या रूढ़ शब्दों में अन्य शब्दांश जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे अपमान, अनाथ, गैर जिम्मेदार, ठीक है, या फिर नम्रता, ममत्व। तो यहाँ पे मम अलग रूढ़ शब्द है और उसमें आधा तो वह जुड़ गया तो ममत्व बन गया, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे ही यौगिक शब्दों का उदाहरण है, या उपसर्ग से बनने वाले शब्द और प्रत्यय से बनने वाले शब्द ऐसे ही यौगिक शब्दों के उदाहरण हैं। जैसे विनम्रता, उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है और प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। विनम्रता, इसके 3 टुकड़े हो गए हैं। स्वाभिमानी, तो इस तरह से हमने देखा। फिर समास से बनने वाले शब्द राजपुत्र, राज, रेलगाड़ी, चार राह, चौराहा आदि। अब ये हो गए यौगिक शब्द जो रूढ़ शब्दों में अन्य शब्दांश जोड़ने से बने हैं। और योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ शब्द हो जाते हैं। रहते वो यौगिक शब्द हैं लेकिन विशेष अर्थ के समय वो रूढ़ शब्द बन जाते हैं, इसलिए उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 हैं सिर जिसके, किंतु दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो जाता है। जलज, जल से उत्पन्न होने वाला यानी कमल, यहाँ पर कमल जो है वो रूढ़ शब्द हो जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसको हम गणेश, गणेश कैसा है? हमारा रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से दशानन, नीलकंठ, चक्रपाणी आदि। इसके बाद चौथा है व्यावसायिक प्रयोग के आधार पर शब्द व्यवस्था। मतलब सामान्य रूप से हम व्यावसायिक प्रयोग में या व्याकरणीकरण के प्रयोग के आधार पर भी शब्द व्यवस्था में कुछ भेद बनाए हैं। तो व्याकरण के समय पर जो व्याकरण प्रयोग के आधार पर शब्द व्यवस्था की गई है, वहाँ पर विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनका लिंग रूप वचन कारक के कारण रूप बदल जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मतलब संज्ञा शब्दों में विकार, सर्वनाम शब्दों में विकार, विशेषण शब्दों में विकार और क्रिया शब्दों में विकार। जैसे संज्ञा शब्दों के विकार के उदाहरण हैं लड़का, लड़के, लड़कों, हे लड़के।
सर्वनाम मुझे, मेरा, मेरी, मुझको, मुझ, मुझी, अच्छा, अच्छी, अच्छे, पढ़ना, पढ़े, पढ़ो, पढ़े, पढ़िए, पढ़ना चाहिए, पढ़िएगा, पढ़ोगे, पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ता आदि। तो क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा शब्दों का व्याकरणीकरण के आधार पर। और इसके बाद अंत में है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक का प्रयोग कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब इन पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, जैसे अब, तब, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। संबोधक, संबंध बोधक जो होते हैं, के, बाहर, से, पहले, समुच्चय बोधक, और, तथा, किंतु, विस्मयादि बोधक, अरे, हे, ओ, निपात, ही और भी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्रोत के आधार पर कैसे शब्द व्यवस्था की गई है कि 4 भागों में हमने शब्द व्यवस्था को बांटते हुए देखा। और शब्द क्या है, शब्दों के किन किन शब्दों का भेद किन आधारों पर किया गया है। तो भाषा की सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं, और शब्द का भेद, शब्द को 4 भेदों में बांटा गया है। पहला कौन सा होगा? स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और व्याकरणीकरण प्रयोग के आधार पर। लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। अंतर स्पष्ट करो तत्सम और तद्भव, विकारी और अविकारी, एकार्थी और अनेकार्थी। तो अभी हमने आपको समझाया तत्सम वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत में से हिंदी में आए हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल रूप का अर्थ हिंदी में आया है। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है। वहीं अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जहाँ पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका किन्हीं भी परिस्थितियों में अर्थ बदलता नहीं है। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका समय परिस्थिति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। निम्नलिखित शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों में वर्गीकृत कीजिए। इन शब्दों को आपको देखना है और उसमें से 4 कॉलम बनाना है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और तत्सम के नीचे तत्सम शब्दों को, तद्भव के नीचे तद्भव शब्दों को, देशज के नीचे देशज शब्दों को और विदेशी के नीचे विदेशी शब्दों को लिखना है। अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य, कपूत, ओष्ठ, तत्सम है ना, आप स्वयं से करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। नाक, नासिका, आम, आम्र। हमने आपको ये पूरा बताया है, अभी एक एक तत्सम और तद्भव शब्द बताए हैं, तो उम्मीद है कि आप इनको बहुत आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार से विदेशी शब्दों को उनके अर्थ लिखना है। स्कूल का विद्यालय, जज का न्यायाधीश, ये भी आप बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आपको 5 शब्द लिखिए जिनके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हों। अभी हमने आपको बताया था अधीनता, अधीनता, अप्रत्याशित। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद समास से बने हुए 4 यौगिक शब्दों को हमको लिखना है, जो कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के भेद लिखना है जिसमें एक से अधिक अर्थ
मिल रहे हों। और इसके बाद आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को स्वयं से करना है, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य होगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा चैप्टर 5 शब्द रचना, और इसकी जो भी आप लोगों को डाउट्स हों तो उसके सॉल्यूशंस हम आपको आपकी क्लासरूम में भेज देंगे। तब तक आप बच्चे अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।